ईश्वर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने एक नया टॉपिक शुरू करा था, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके अंतर्गत मैंने आपको 8 टॉपिक डिवाइडेड किए थे, है ना। और उसमें पहला ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि आज हम दूसरा चरण पढ़ने जा रहे हैं अपने डिवाइडेशन टॉपिक का, और जो हमारा सेकंड चरण होगा वो होगा उपनिवेशवाद के चरण। तो आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद के चरण, यानी कि स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो बात आती है उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म है क्या। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके 3 चरण हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहले मैं उनके पार्ट लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो वो सबसे पहला हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, वाणिज्यिक पूंजीवाद। यह रहेगा आपका 1757 से 1813। ठीक है, सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा औद्योगिक पूंजीवाद, और ये 1813 से 1858। और तीसरा रहेगा वित्तीय पूंजीवाद, यानी कि कमर्शियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और हमारा फाइनेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, इन 3 को हम डिस्कस करेंगे। इसको शुरुआत करने से पहले हम समझते हैं उपनिवेशवाद है क्या। तो उपनिवेशवाद को अगर मैं सादा आपको एकदम सिंपल अर्थों में बताऊं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र, है ना, कोई भी शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र जब किसी कमजोर, लेकिन जो कमजोर राज्य है वो क्या हो, आपका आर्थिक दृष्टि से या प्राकृतिक संसाधनों से, आर्थिक नहीं प्राकृतिक संसाधन कहें तो बेहतर रहेगा, प्राकृतिक संसाधन दृष्टि से मजबूत हो या संपन्न हो, जब वो उस पर अधिकार कर लेता है आर्थिक उद्देश्यों के चलते, तो वो आपका उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल अर्थों में है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा उपनिवेशवाद। तो आप इसको एरो बना के इस चीज को लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो इसका फैक्ट रहेगा, आपको एक इतिहासकार रहे हैं रजनीपाम दत्त। ठीक है, कई बार इसको शॉर्ट में RP दत्त भी मिल जाएगा, रजनीपाम दत्त। ठीक है, तो रजनीपाम दत्त हैं, इन्होंने भारत में उपनिवेशवाद जो था या ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसके 3 चरण बताए थे। और वो 3 चरण कौन कौन से थे, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा उपनिवेशवाद क्या होता है। दूसरा पॉइंट आप बना के लिखोगे, रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, आज का भारत, रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। चाहे तो आप इनको दोबारा यहाँ लिख सकते हैं एक बार फिर। ठीक है, अगर आपने यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। कहाँ से बच्चा, वाणिज्यिक पूंजीवाद से। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग हो जाएगी सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद या कमर्शियल कैपिटलिज्म। वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, तो देखो वाणिज्यिक पूंजीवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, 1757 में, या कहें तो भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो भी 1757 से होती है। देखो हुआ क्या, मैं आपको बता चुका हूँ, 1757 में अंग्रेजों द्वारा भारत में एक विजय की जाती है जिसको पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पलासी की युद्ध की विजय के साथ ही भारत को एक बड़ा धन का क्षेत्र यानी कि बंगाल उनके अधीन हो जाता है, और बची कुची कसर जो पूरी करता है वो करता है आपका बक्सर का युद्ध 1764 का। तो इन दोनों विजय के पश्चात बंगाल में आधिपत्य स्थापित हो गया किसका, अंग्रेजों का। और एक धन जो उसकी बहुत ज़्यादा उन्हें हमेशा मांग रहती थी, उसकी पूर्ति होने लगी कहाँ से, बंगाल से। और इन दोनों विजय के साथ ही भारत में एक नया उपनिवेशवाद का चरण प्रारंभ हुआ जो कहलाया आपका क्या, वाणिज्यिक पूंजीवाद। क्लियर। तो आप लिखोगे, मैं आपको लिखवा दूं, क्या लिखना है आप लिखो जरा,
1757 इसी में लिखना है आपको, एक पहला पॉइंट। 1757 या 1757 में पलासी युद्ध के विजय के साथ ही, पलासी विजय के साथ ही, पलासी विजय के साथ ही भारत में उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण का प्रारंभ हुआ। वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहला हो गया कंप्लीट। गुड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो आखिर अब इनके यहाँ पर उद्देश्य क्या थे। वाणिज्यिक पूंजीवाद जो टाइम पीरियड रहा था, ये रहा था आपका 1757 टू 1813। तो आखिर इस कार्यकाल में अंग्रेजों के उद्देश्य क्या थे, हमें उन उद्देश्यों को समझना है और उस उद्देश्य के समझने के साथ ही हमारे समझ में वाणिज्यिक पूंजीवाद भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला उद्देश्य था अंग्रेजों का इस टाइम पीरियड में, वो था आपका व्यापार पर एकाधिकार। मैं इनको समझाऊंगा, पहले लिख दे रहा हूं, व्यापार पर एकाधिकार। दूसरा उद्देश्य था अंग्रेजों का इस दौरान कि जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे मार्केट में, प्रतिद्वंदियों की समाप्ति। ठीक है, तीसरा उद्देश्य था कम से कम मूल्य पर खरीदारी। चौथा था अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। और पांचवा था इनका उद्देश्य इस टाइम पीरियड का राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, मैं आपको यहां पर चीजें समझाऊंगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना ये जा रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार से क्या हुआ था। एक मिनट, कॉल आ रही है जरा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है। व्यापार पर एकाधिकार, प्रतिद्वंदियों की समाप्ति, कम से कम मूल्य पर खरीदारी, अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना और राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, इन चीज़ों को हमें समझना है। तो देखो मेरी सबसे पहले बात आप समझो, व्यापार पर एकाधिकार का क्या मतलब है। तो जब 1757 में अंग्रेजों द्वारा पलासी को जीत लिया गया या पलासी युद्ध जो विजय प्राप्त कर ली, उसके पश्चात अंग्रेजों के पास पैसे की पूर्ति हो गई। अब पैसा उनके पास भरमार था। ठीक है, और रही कसर जो पूरी करी थी वो बक्सर के युद्ध ने क्या कर दी, पूरी कर दी। तो हुआ क्या, अब अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि भारत से जो व्यापार हो रहा है उस पर अपना एकाधिकार बनाया जाए, अर्थात अन्य यूरोपीय कंपनियां जो हैं उनको धीरे धीरे क्या करा जाए, बाहर कर दिया जाए। यानी कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनकी क्या करी जाए, समाप्ति की जाए, उनको मार्केट से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, व्यापार पर एकाधिकार तभी होगा जब उनके प्रतिद्वंदी क्या हो जाएंगे, भारत से समाप्त हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा क्या था, दूसरा था कम से कम मूल्य पर खरीदारी। अगर अंग्रेज जो हैं उनको भारतीय बाजारों से कम मूल्य पर वस्तु को खरीदने का मौका मिलता है और वो विदेश में जाकर के उसको अधिक से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को। तीसरा है राजनीतिक नियंत्रण। तो राजनीतिक नियंत्रण का तात्पर्य यहाँ पर है कि देखो सीधी सी बात है, अगर आपने किसी राष्ट्र के किसी भी उस पर अगर आपने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया तो अन्य सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी। तो वही हुआ था जब इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, किस पर, आपका भारत पर, तो आर्थिक क्रियाओं का जो मतलब पूरा का पूरा जो ध्रुव था वो किसके चारों ओर घूमने लगा, अंग्रेजों के। क्लियर। तो इस प्रकार से ये 5 उद्देश्य थे इस पूंजीवाद वाणिज्यिक पूंजीवाद में अंग्रेजों के। क्लियर। अब दूसरा मेरी बात समझना। ठीक है, अब उद्देश्य तो ये हो गए। आखिरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत ज़्यादा बंगाल का शोषण करा, बहुत ज़्यादा लूटपाट की, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले, बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान किया, अत्यधिक मात्रा में कर की मात्रा किसानों पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और किसान पूरी तरह से एकदम से बेघर होने की स्थिति पर आ गए। ठीक है,
दूसरी बात, अब इसके परिणाम को समझना, इसके परिणाम क्या रहे थे। ठीक है, अब जानेंगे इसके परिणाम क्या रहे। तो परिणाम को समझना, पहला था भारतीय, मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर उनको समझाऊंगा। भारतीय शिल्प, शिल्प मतलब क्राफ्ट, भारतीय शिल्प उद्योगों का या उद्योगों को हानि। पहला क्या था, भारतीय जो शिल्प उद्योग थे उनको बड़ी मात्रा में क्या हुई थी, हानि हुई थी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे भारतीय हस्तकला उद्योगों का क्या कहना चाहिए एकदम से, मतलब विनाश, समाप्ति हो गए थे, विनाश क्या था। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कृषि पर अधिक निर्भरता, लोगों की क्या हुई, कृषि पर क्या हो गई, अधिक निर्भरता हो गई। ठीक है, तो मेरी तीन बात समझना, मैं उनको पहले समझा दूं मैंने क्या लिखा है, इसके परिणाम क्या रहे थे। भारतीय शिल्प उद्योगों की हानि, तो भारतीय शिल्प उद्योग थे जो भी, उनका क्या हुआ, नाश हुआ। शिल्प उद्योग का मतलब जैसे कि आपने जैसे कि आप हो, आप कोई विशेष रूप से एक नया कप बनवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने किसी कुम्हार को ऑर्डर दिया कि भैया मुझे इस प्रकार का कप चाहिए जो हल्का भी हो, पकड़ने में बढ़िया हो, तो डिजाइनिंग भी करे। तो शिल्प में सारे काम आ जाते हैं, डिजाइन करना, ये सब करना, वो सारे के सारे शिल्प में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जो शिल्प उद्योग था उसका भी क्या हो, उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई। दूसरा, भारतीय हस्तकला उद्योग का विनाश हो गया। हस्तकला जैसे कि आपका हाथ से निर्मित है ना, जो भी आपके जो मतलब हाथ से निर्मित हो और जिसमें हल्के औजारों का प्रयोग किया जाए, वो हस्तकला उद्योग कहलाते हैं। चाहे वो आपका कोई भी कपड़ा वगैरह हो, बुनकर जो कार्य करते थे वो सब चीज़ें। ठीक है, और तीसरा है कृषि पर अधिक निर्भरता, क्योंकि जब अंग्रेजों की जो 5 उद्देश्य बताए थे उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने कार्य किया, तो अब क्या हुआ, शिल्प उद्योग का भी विनाश हो गया, भारतीय हस्तकला उद्योग भी क्या हो गए, समाप्ति हो गए। विनाश का मतलब यहाँ पर समाप्त से ही है, एक प्रकार से समाप्त हो गए। अब लोगों के पास खाने पीने के लिए तो कुछ करेंगे, तो उन लोगों ने क्या करा, कृषि पर सब लोगों की निर्भरता क्या हो गई, बढ़ गई, और कृषि पर निर्भरता बढ़ने के कारण क्या हुआ, स्थिति गंभीर हो गई। ठीक है, तो ये रहे थे इसके परिणाम। अब बात करते हैं, कुछ कथन है यहाँ पर, ये 3 परिणाम हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कथन, स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैं जो दर्शाते हैं कि इस वाणिज्यिक पूंजीवाद में अंग्रेजों ने भारत का कितना अधिक शोषण किया था। ठीक है, तो 2 कथन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। एक कथन है आपका पर्सिवल स्पीयर का, ये पा है पर्सिवल स्पीयर, और एक कथन है आपका दूसरा है के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर। ठीक है, इन दोनों के स्टेटमेंट है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से के.एम. पनिक्कर का स्टेटमेंट तो कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको दोनों लिखवा दे रहा हूं। पहला पर्सिवल स्क्वायर में डैश देकर लिखना है, इसका कथन क्या था, इसने क्या लिखा था, तो लिखो, इसने क्या बोला था, बंगाल में खुली और बेशर्मी की लूट हो रही है, बंगाल में खुली और बेशर्मी की लूट हो रही है। ठीक है, दूसरा के.एम. पनिक्कर का स्टेटमेंट क्या था, लिखना इनका स्टेटमेंट, देखो, बंगाल में 1765 से 1772 का काल या समय लिख सकते हो, 1765 से 1772 का समय डाकुओं का राज्य था, डाकुओं का राज्य था। ठीक है, तो आप इनके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं बंगाल में कितनी गंभीर स्थिति थी, यानी कि अंग्रेज कितनी बुरी तरीके से भारत को लूट रहे थे। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका दूसरा, औद्योगिक। तो अब बात करते हैं हम सेकंड, और हमारा सेकंड है बच्चा, अब है हमारा सेकंड कौन सा, औद्योगिक पूंजीवाद, और ये था आपका 1813 से 1858। ठीक है, तो एक बात समझ में आती है, 1813 से शुरू होता है, तो ऐसा क्या विशेष कारण था जिसकी शुरुआत 1813 से ही हुई थी। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं, हुआ क्या था, चाहे तो आप इसको लिख भी लेना पॉइंट बना करके, ये महत्वपूर्ण भी है। वैसे मैं आपको गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर ये चीज़ समझाऊंगा भी दोबारा से।
तो 1813 में विशेष बात ये थी कि 1813 में क्या कहा, ब्रिटिश जो नीति थी उसमें एक परिवर्तन आया, और उसमें परिवर्तन ये हुआ कि जो आपका व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार को लेकर के, है ना, वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार का वर्चस्व स्थापित था भारत में, वो अब क्या हो गया, समाप्त। यानी कि मतलब ये निकला कि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश, है ना, यूरोपीय जो है भारत से आकर के व्यापार कर सकते हैं। इससे पहले केवल और केवल भारत से व्यापार करने का अधिकार किसको था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1813 में जब ये अधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के चाय और चीन के साथ संपूर्ण व्यापार की छूट अभी भी क्या थी, बरकरार थी। ये केवल, यानी कि भारत से चाय का व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य व्यापार ब्रिटिश नागरिक कर सकते हैं। और चीन के साथ भी व्यापार कौन करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य कोई नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ भी 1833 में जो एक्ट आया था उसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो फिलहाल हमें ज़्यादा नहीं समझना, बस इतना लिखना है आपको, एक पॉइंट के लिखना है, वो ये लिख लीजिएगा। 1813 में ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1813 लिखना है जो शुरू में लिखा था। हालांकि भारत के चाय तथा चीन के साथ व्यापार को अभी बरकरार रखा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखो, वास्तव में इस औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत जो होती है, मतलब इसका जो आधार है, इसका आधार 1813 से नहीं मिलेगा। इसको आधार जानने के लिए हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। बैक का मतलब क्या है वो समझना, पहले समझ लेना, मैं लिखवा दूंगा इसको। तो 1750 और 1760 का जो दशक था, ठीक है, ये 10 ईयर जो थे, इस बीच इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी, और वो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। तो जब इंग्लैंड में 1750-1760 के मध्य इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो इस औद्योगिक क्रांति के होने के कारण इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में, एक बड़ी पूंजी क्या हो गई, जमा हो गई। मतलब बड़ी मात्रा में पैसा क्या हुआ, एकत्रित हुआ। भाई उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला तो पैसा बड़ी मात्रा में क्या होने लगा, जमा होने लगा। और जब जमा होने लगे तो लोगों के पास काफ़ी पैसा आ गया, और इस पैसे का अधिकांश जो प्रयोग करा गया वो किया गया नई नई खोजों में, नए नए आविष्कारों में। तो इन आविष्कारों के द्वारा बहुत सारी मशीनें खोजी गई, विभिन्न प्रकार की मशीनें खोजी गई, और उन मशीनों से क्या हुआ, जो उद्योग धंधे थे ब्रिटेन में, जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उसको और अधिक क्या मिला, बल मिला। तो औद्योगिक क्रांति जो मतलब लक्ष्य था, वो उस नई नई खोजों के कारण, नई नई मशीनों के कारण प्रोडक्शन क्या होने लगा, और भी ज़्यादा होने लगा। जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा, तो अब अंग्रेजों को जरूरत थी कि वो बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहीं क्या करा जाए, खपत की जाए। खपत का मतलब ये, कहीं उसको मार्केट चाहिए था, ऐसा मार्केट जहाँ पर जो इंग्लैंड से प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें निर्मित की जा रही हैं, उनको ऐसे मार्केट में पहुँचा करके उनको सब वहाँ पहुँचा दिया जाए, जिससे उनकी खपत हो जाए। ठीक है, तो अब जो नया उद्योगपति वर्ग उभरा था इस औद्योगिक क्रांति में, उसके सामने सबसे बड़ी एक समस्या थी कि भाई जो हम माल तैयार कर रहे हैं, इसको कहाँ पहुँचाएं, कहाँ के लोग इसे यूज करेंगे। तो उन्हें सबसे बड़ा अच्छा रास्ता दिखाई दिया, वो दिखाई दिया उपनिवेश, है ना, कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। जो कॉलोनियल थे आपके, वो सबसे अच्छा उनको ऑप्शन दिखाया गया। उपनिवेश जो है सबसे अच्छे विकल्प है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से वो अपने माल को पहुँचा सकते हैं। तो भारत उनके लिए एक अच्छा विकल्प लगा। तो जितना भी इंग्लैंड से माल बनता था, वो सारा का सारा कहाँ आने लगा, भारत आने लगा। भारत ही नहीं, अमेरिका वगैरह जितने भी उनके उपनिवेश थे, उन सभी जगह उन्होंने उसको फैला दिया। ठीक है, बस सुन लेना इसको बढ़िया से। तो भारत में वो जो था, जितना प्रोडक्शन वो आने लगा, भारत में आया, उद्योगपतियों को बड़ी मात्रा में क्या हुआ, मुनाफा हुआ, क्योंकि भाई सस्ती लागत पे मशीनें थी, सस्ती लागत पे वस्तुएं तैयार हो रही थी, और अधिक मात्रा में तैयार हो रही थी, श्रम भी कम लग रहा था, लागत भी कम आ रही थी। तो अब वो माल जब भारत पहुंचा, तो भारत जो व्यापारी वर्ग था, जो उद्योगपति था इंग्लैंड का, उसको बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ, मुनाफा हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ, उन्होंने भारत से ही कच्चे माल की खरीदने की शुरुआत कर दी। कच्चा माल समझो, क्रूड मटेरियल। तो कच्चा माल उन्होंने भारत से खरीदना शुरू कर दिया। तो कच्चा माल भारत से लेकर के जाते, और इंग्लैंड जा करके उससे वस्तुएं निर्मित करके दोबारा से भारत ले आते। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो मैं उदाहरण लेता हूँ आपका, कपास का उदाहरण लेता हूँ, कपास, कॉटन। तो कपास किसके लिए, वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, कच्चा माल है।
ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या करा, भारत से कपास खरीदा और कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए। ठीक है, यहाँ पर भारत से कच्चा माल खरीदा, सस्ती दरों में खरीदा, क्योंकि पहला वाला जो वाणिज्य काल था उसका उद्देश्य क्या था, पहला उनका सस्ते माल में वस्तु खरीदना। तो उन्होंने कपास को सस्ते कम रुपयों में खरीदा, कहाँ ले गए उसको, ब्रिटेन ले गए। वहाँ पर बहुत सारी क्या है, मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, और उस मशीनों के द्वारा तैयार जो कपड़ा हुआ उसको फिर से कहाँ ले आए, भारत में ले आए। ये मान लीजिए आपके भारत की बात चल रही है, सब बात किसकी, भारत की चल रही है, ये भारत हो गया। तो भारत से कपास खरीदा, सस्ते रेट में खरीदा, ब्रिटेन ले गए। यहाँ मशीनें हैं, मशीनों से क्या हुआ तैयार, कपड़ा तैयार होकर कहाँ गया, भारत आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कच्चा माल यहाँ से खरीदा, कपड़ा यहाँ तैयार करा, ला करके फिर भारत में बेच दिया। तो भारत से ही खरीदा गया माल सस्ते रेटों में अब अधिक मूल्य में कहाँ बेचा जा रहा है, भारत बेचा जा रहा है। दूसरी बात, ये सारा का सारा कपड़ा जो था मशीनों से तैयार हो रहा था, है ना। तो लागत क्या आ रही थी, कम आ रही थी, कम लागत में अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा था। वहीं भारत में कौन थे, बुनकर हुआ करते थे, जो वस्त्र वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, अब ये बुनकर जो था ये हाथ से बनाता था, क्योंकि इसका हस्तकला उद्योग था। और जब ये हाथ से बनाता था तो इसकी लागत क्या आती थी, ज़्यादा आती थी। और इसकी लागत ज़्यादा आने के कारण इसके द्वारा बनाया जो कपड़ा था वो महंगा पड़ता था, जबकि ब्रिटेन से आया हुआ कपड़ा क्या पड़ता था, सस्ता। तो इसीलिए क्या हुआ, भारत में जो भारतीय उद्योग था, वस्त्र उद्योग, जो लोग काम करते थे उनके कपड़े की डिमांड क्या हो गई, खत्म सी हो गई। और इंग्लैंड की डिमांड क्या हो गई, कपड़े की बढ़ गई। तो भारत का वस्त्र उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया, एकदम से बिल्कुल बेकार कर दिया। इनका प्रमुख उद्देश्य जो था इस दौरान वो यही था, मतलब आपके औद्योगिक में, कि भारत के वस्त्र उद्योग को तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। और ये उसमें सफल भी हो गए, क्योंकि भारत का वस्त्र उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरी बात समझना और कैसे नुकसान पहुंचाया। भारत के वस्त्रों की बहुत ज़्यादा विदेशों में क्या थी, डिमांड रहती थी, बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। चाहे वो ब्रिटेन भी हो, चाहे यूरोपीय कंट्रियाँ, सब यूरोपीय कंट्री में भारत का माल जाता था, इतनी डिमांड थी भारत के। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ से रेशम बनता था, कहाँ सूती कपड़े, कहाँ पर रेशमी कपड़े, शॉल बनते थे, गलीचे बनते थे, सब बताया था। तो विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो अब जब हुआ क्या, भारत जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर कपड़ा तैयार किया, ठीक है, इन्होंने कपड़े के 100 पीस तैयार किए, ठीक है, और इनकी लागत कितनी आई, मान लीजिए 500 रुपये लागत आई। ठीक है, वहीं बुनकरों ने 100 पीस तैयार किए और इनकी लागत कितनी आई, 1000 रुपये आई। ठीक है, अब यूरोपीय कंट्री ने माल भेजा, तो या ब्रिटेन ने भी माल भेजा, तो ब्रिटेन का माल क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, और भारतीय माल क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो भारतीय माल तो खरीदा नहीं जाएगा, ब्रिटेन का ही माल खरीदा जाएगा। तो इस प्रकार से विश्व में भी क्या हुआ, भारतीय कपड़े की मांग क्या हो गई, खत्म हो गई। भारतीय उद्योग, जो कपड़ा उद्योग था, पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इनका टारगेट ही था भारत का वस्त्र उद्योग को समाप्त करना। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिक जो पूंजीवाद था उसमें भारत को बहुत ज्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर क्या हो गई, निर्भर हो गई थी। और कृषि, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश हो गया था। ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधे समाप्त हो चुके थे, पूरी तरह से निर्भर किस पर हो गए हम, कृषि पर। और कृषि पर निर्भर होने के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका आधार ही क्या बन गया, कृषि। और जो कृषि से उत्पादन होता था, जो खाद्यान्न उत्पादन होते थे या जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, वो सारी की सारी कौन खरीदते थे, अंग्रेज। तो भारत में खाद्यान्नों की कमी होने लगी, भूखमरी की समस्या हो गई। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप इसको शॉर्ट में लिख लेना, जितना मैंने आपको बताया ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखा दूंगा, अदरवाइज आपको उचित लगे तो आप भी इस कहानी में से खुद से अपने आप कुछ पॉइंट बनाकर लिख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो मैं लिखा रहा हूँ, आपको लिखो जरा। लिखो, पहला पॉइंट आप ये लिख लो 1813 वाला, है ना। फिर सेकंड पॉइंट मैं आपको यहाँ से लिखाऊंगा। लिखो 1813 में, अच्छी तो साथ में लिख लिया, मुझे लग रहा है लिख लिया, है ना। हाँ, लिख लिया ये वाला पॉइंट। तो अब आप सेकंड लिखो, दूसरा पॉइंट 1750 1750 1760 1750 1760 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे यहां बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित होने लगी और नए नए आविष्कारों को बल मिला। नए नए आविष्कारों को बल मिला, मतलब नए आविष्कार किए जाने लगे थे, बल मिला। इन नए आविष्कारों के कारण
औद्योगिक क्रांति में प्रगति हुई, औद्योगिक क्रांति में प्रगति हुई और बड़ी मात्रा में वस्तुओं को निर्मित किया जाने लगा, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को निर्मित किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो ब्रिटेन में निर्मित इन वस्तुओं की लागत कम थी और इनको एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति ब्रिटेन के उपनिवेशों ने की, जहां ब्रिटिश उद्योगपतियों ने विनिर्मित वस्तुओं को बाजार में पहुंचाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया और उपनिवेशों को ही अपने कच्चे माल का स्रोत बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप। अब मैं ये थोड़ा लिखवा दे रहा हूं क्या समझाया था। देखो इन उपनिवेशों में भारत बाजार का प्रमुख केंद्र बना, जहां ब्रिटेन से निर्मित कपड़ों को भारत लाया गया और भारतीय वस्त्र उद्योग को समाप्त कर दिया गया। जिसने भारतीय वस्त्र उद्योग को समाप्त कर दिया, लाया गया जिसने भारतीय वस्त्र उद्योग को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये आप लिखोगे। देखो ये सब तो आपको समझ में आया होगा मैंने मतलब कैसे हुआ था। दूसरी बात मैं आपको यहाँ और समझा दूँ, मतलब एक चाल और चली थी अंग्रेजों ने, वो क्या चली थी है ना, वो भी समझना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो होता क्या था, ये कपड़ा है, ठीक है, तो आप जानते हो कपड़े की दो चीज़, एक तो निर्यात और एक आपका आयात, मतलब एक्सपोर्ट और दूसरा आपका इंपोर्ट। निर्यात एक्सपोर्ट हो गया मतलब विदेशों को भेजना, आयात मतलब विदेशों से मंगाना। तो भारत से जो विदेशों को कपड़ा जाता था उस पर जो ब्रिटिश कंपनी थी वो मतलब अंग्रेज जो थे 10% टैक्स लगाते थे, और जब कि विदेशों से कपड़ा भारत आता था उससे 3 to 5% ही टैक्स लेते थे, 3 से 5% ही टैक्स लेते थे। यानी कि अगर कोई भारतीय व्यापारी 1000 रुपए की लागत का कपड़ा विदेश भेज रहा है तो उसको 1100 रुपए की लागत पड़ेगी। 1000 वो और 10% ही तो 1100 रुपये हो गया। वहीं अगर भारत में 1000 रुपये लागत के कपड़े भारत में आ रहे हैं और मान लीजिए उस पर 4% टैक्स लगा तो 1000 कितना हो गया 40। तो ये कपड़ा भारत जो पहुंच रहा था विदेशों का अंग्रेजों का वो सस्ता पड़ रहा था, और जो भारत का कपड़ा विदेश जा रहा था वो क्या पड़ रहा था, महंगा पड़ रहा था। मेरी बात समझ गए। तो इस प्रकार से टैक्स में भी गेम खेला था अंग्रेजों ने। इससे भारतीय कपड़ों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो 10% दे रहे हैं और भारत जो आ रहा है मात्र 3% 5% पर भारत कपड़ा आ रहा है। तो ये कपड़ा भारत में क्या पहुंचा, सस्ता। एक तो मशीनों से निर्मित है भाई, है ना, कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, ऊपर से टैक्स भी कम है, ठीक है, तो कपड़ा आसानी से भारत में सस्ता पड़ेगा। दूसरा, एक तो लागत ज़्यादा, ऊपर से टैक्स ज़्यादा, और विदेश में जब पहुंचेगा अब परिवहन लागत भी आएगी, ट्रांसपोर्ट भी आएगा उसमें, तो वो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो भारतीय वस्त्र उद्योग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट लिख देना और इसी में सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक पूंजीवाद में अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य भारतीय वस्त्र उद्योग को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या रहे थे। चाहो तो आप इसको लिख लेना इस प्रकार से, नेक्स्ट पॉइंट बना करके कपड़ा लिख देना
उसके आगे 2 एरो बनाना, निर्यात 10% और आयात पर कितना था 3 to 5%। तो आपको याद रहेगा क्योंकि एक बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि लगभग कितने परसेंट निर्यात या आयात पर टैक्स लेते थे अंग्रेज तो कपड़े पर, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट पॉइंट बना के इस तरह से मैंने बनाया एरो बना के लिख देना। चलो आगे, तो ये तो हो गया मतलब कहानी औद्योगिक पूंजीवाद की। अब भाई इन्होंने ये सब क्रियाएं करी तो इनका कुछ तो रिजल्ट निकल के आएगा, तो बात आती है परिणाम। तो परिणाम क्या रहा, तो अब जानेंगे परिणाम क्या था इसका। ठीक है, तो परिणाम पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहला क्या था, यातायात का विकास, मतलब ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का विकास हुआ। फिर मैं इनको समझाऊंगा, पहले लिख दूँ यातायात का विकास। दूसरा रेलवे का विकास। तीसरा, ठीक है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती। जो नेशनलिज्म था एक प्रकार से कहा जाए तो उसको क्या मिली, मजबूती मिली। अब कैसे मिली, ये चारों पॉइंट मैं आपको क्लियर करूं। आपको लिखना है परिणाम बना करके चारों लिख देना, समझ में आ जाएगा। यातायात का विकास, देखो कैसे यातायात का विकास हुआ, सड़कें बनाई जाने लगी है ना, यातायात बहुत सारी सड़कें, छोटी मोटी सड़कें बनाई जाने लगी। क्यों, जैसे मान लो कोई कोयले की खान है, अब कोयले की खान से कोयला निकाला, उसको किस प्रकार से बंदरगाहों तक लेकर के जाया जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का विकास किया गया। उसी के लिए रेलवे का विकास किया गया है ना। और कोयले की खान है, लोहे की खान है, अगर वहाँ से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको बंदरगाह तक कैसे ले जाया जाएगा, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी, ट्रांसपोर्ट की, यातायात की। तो यातायात को विकास किया और आपका रेलवे का भी विकास हुआ। क्या ये वास्तव में भारत के पक्ष में था रेलवे का विकास करना? नहीं, ये अंग्रेजों का अपना उद्देश्य छुपा हुआ था, क्योंकि अधिक से अधिक लूट की जा सके, है ना, अधिक से अधिक भारतीय खाने जो थी, माइंस थी, उनको खोदा जा सके, उससे प्रोडक्शन किया जा सके, वस्तुओं को निकाला जा सके, चाहे वो खोला हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे सोना हो, जो भी हो, है ना, इस्पात हो, तो उनको विदेश पहुंचाया जा सके। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का विकास किया गया था, ना कि भारतीयों के हित के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, ये बात अलग है कि वर्तमान में अगर कहा जाए तो रेलवे जो है भारत की एक प्रकार से ना, जो ब्लड सेल्स, हमारी ब्लड धमनियां होती हैं एक प्रकार से, वो ये वर्तमान में बन गया है। ठीक है, दूसरी बात, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ब्रिटिश कंपनी का भारत में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था और उसके अधिकारों में वृद्धि होती जा रही थी, अब वो राजनीतिक भी चाहे आपका आर्थिक भी, हर मामले में इंटरफेयर कर रही थी और उसका क्षेत्र के लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ते जा रहे थे, तो उसको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उसके इन कार्यों को संभालने में भारत में क्या करे, हेल्प करे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, नई शिक्षा नीति को लागू किया और जो बदलाव हुआ था वो 1813 का जो एक्ट आया था उससे बदलाव हुआ था और पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार प्रावधान हुआ था 1 लाख रुपए, मतलब कंपनी ने अपने पैसे में से, कमाई में से 1 लाख रुपए पहली बार भारतीयों पर खर्च करने के लिए अपने एक्ट में प्रावधान किया था। ये बात अलग थी, वो अगले 10 साल तक खर्च ही नहीं हुआ था और 1833 के एक्ट में जाकर के इसकी कीमत 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गई थी। ठीक है, तो ये कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो संवैधानिक विकास इंडियन पॉलिटी में, वहाँ ये टॉपिक आता है, वहाँ इसको देख लेंगे। नेक्स्ट था आपका राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूती। सीधी सी बात है भाई, अब रेलवे का विकास हो गया, यातायात का विकास हो गया, दूसरी तरफ उद्योग धंधे भारत के चौपट हो गए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना की मजबूती मिली, है ना। जो पहले लोग बहुत बहुत दूर हुआ करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, अब क्या है, वो रेलवे के साधन है, यातायात ट्रांसपोर्ट है, तो अब एक दूसरे से मिल करके, है ना, अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करेंगे और राष्ट्रीय भावना को, क्रांतिकारी गतिविधियों को, खैर अभी तो शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन आंदोलन वाली जो मतलब भावना थी, राष्ट्रीय भावना, उसको मजबूती मिलने लगी, आपस में लोग मिलने लगे, है ना। क्योंकि मान लीजिए कलकत्ता का एक व्यक्ति है और वो दिल्ली कैसे आए, तो अब ट्रांसपोर्ट था भाई, पहले पैदल आता या बैलगाड़ी से आता तो बहुत समय लगता, लेकिन अब रेलवे है तो 2 4 5 दिन 10 दिन में पहुंच ही जाएगा। तो वहाँ व्यक्ति से मिलेगा, 8-10 लोग गए, यहाँ से मीटिंग करी, यहाँ मीटिंग करी कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो राष्ट्रीय भावनाओं क्या मिली, मजबूती मिली। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये क्या रहे थे, इसका परिणाम रहे थे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। देखो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न की प्रकृति पता क्या रहती है, यहाँ से प्रश्न की प्रकृति रहती है कॉन्सेप्ट बेस,
यहाँ से फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने इस टॉपिक को, जो विशेष रूप से मैं उपनिवेशवाद के चरण बता रहा हूँ, या पूरा का पूरा टॉपिक ही, यहाँ पर फैक्ट कम है, यहाँ पर चीज़ों को समझना ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपका नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस, कुछ भी हो A to Z, सभी में यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो कहानी सुना रहा हूँ ना आपको, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो हो सके आप इनको अधिक से अधिक अपने नोट्स में लिख लेना, चाहे पॉइंट बना के कैसे लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरा जो चरण है हमारा वो कौन सा है, आपका वित्तीय पूंजीवाद। फाइनेंस कैपिटलिज्म, और इसकी जो टाइम पीरियड था 1858 से भारत की आज़ादी 1947 तक, फाइनेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, तो पहले इसको समझना कि मतलब आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, भारत में वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका भी जो मतलब कारण छुपा है, इसकी जो शुरुआत छुपी है वो औद्योगिक क्रांति से ही छुपी है। किस प्रकार से, वो समझने वाली बात है। तो देखो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पर बड़ी मात्रा में पूंजीपतियों का विकास हुआ, उद्योगपति बने, बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में आ गया। अब बहुत सारा इंग्लैंड में व्यक्तियों के पास पैसा था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, भरमार पैसा था, क्योंकि भी इतने सारे उपनिवेश में अपने माल को बेच रहे थे, अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे थे, कम से कम मूल्य पर क्या वस्तुओं को खरीद रहे थे, है ना। और इन्हीं के कर्मों के चलते अंग्रेजों को भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, है ना, सेकंड वाले चरण में, औद्योगिक में, क्योंकि सारा कच्चा माल बोले जाते, तो जबरदस्ती उनसे मतलब खेती कराते थे अपने मनमाफिक, तो भारत में खाद्यान्न कमी होने लगी थी। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देगा वित्तीय पूंजीवाद में, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो मैं क्या फाइनेंस कैपिटल समझा रहा था, तो मैं ये कहना चाह रहा था, इसका जो छुपी है, इसका जो आधार छुपा है वो औद्योगिक क्रांति में छुपा है। कैसे? उद्योगों के विकास के कारण हुआ क्या कि अंग्रेजों के पास या ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित होने लगी, बड़ी मात्रा में पूंजी का क्या हो गया, वहां पर एकत्रीकरण हुआ। और इस बड़ी मात्रा में पूंजी के एकत्रीकरण के कारण उद्योगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, और जब उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है बड़ी मात्रा में, तो यहाँ पर एक कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग का विकास हुआ। मजदूर तो थे, लेकिन मजदूर वर्ग बन गया। मतलब वो मजदूर क्या थे, अब अपने अधिकारों की मांग करने लगे, है ना, कि हम इतने घंटे कार्य करेंगे, इतने घंटे कार्य नहीं करेंगे, हमें रेस्ट चाहिए, हमें इतना वेतन चाहिए। मतलब वो मजदूर जो था अपनी शर्तें मनवाने लगा, किससे? पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से अपनी शर्तें मनवाने लगा था। मतलब कहने का मतलब ये कि इस समय जो हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, इस समय आकर के ब्रिटेन में जो मजदूर वर्ग था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। वो धीरे धीरे हावी हो जाता, किस पर? पूंजीपतियों पर, उद्योगपति पर, अगर वो ये निर्णय नहीं लेते भारत में वित्तीय पूंजीवाद का। कैसे? तो मेरी बात समझ गए। तो मजदूर क्या हो रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे, उनकी मांग बढ़ती जा रही थी, और उनकी मांग बढ़ने के कारण अंग्रेज जो मतलब ब्रिटिश उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनको इस बात का डर था कि इनकी मांग कहीं इस कदर न बढ़ जाए कि हमारे लिए व्यापार में मुनाफा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका कहीं विकल्प निकालना चाहिए, कि हमें कहीं और जाकर के उद्योग धंधों को स्थापित करना चाहिए। तो उनको विकल्प लगा कौन सा? उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद में सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा लगा उन्हें? भारत। क्यों? कि भारत में जनसंख्या भी काफी थी, बड़ा बाजार था, तो सबसे बेस्ट तरीका मिला उनको भारत। मेरी बात समझ गए? तो इस प्रकार से, और दूसरी बात, भारत में क्या था, श्रम जो मतलब लेबर थी वो सस्ता था। वहीं ब्रिटेन में लेबर के लिए अधिक पैसा देना पड़ता था, और वहीं भारत में लेबर के लिए कम पैसा देना पड़ता था। तो इस प्रकार से भारत में निवेश हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, और वही इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कारण, कि आखिर इसके कारण क्या थे वित्तीय पूंजीवाद के, कि वित्तीय पूंजीवाद क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो आप कारण लिखेंगे सबसे पहले पहला लिखो, ब्रिटेन में मजदूरों की बढ़ती मांगें। ठीक है, और ये मांगें जो थी उनकी, चाहे वो सैलरी को लेकर के हो, चाहे वो समय के घंटों को लेकर के हो, चाहे वो उनको रेस्ट करने को लेकर के हो, चाहे मतलब वो वीकली क्या कहते हैं आपका वीकली रेस्ट होता है ना, संडे वगैरह का जो ऑफ होता है, वो यहीं से शुरुआत हुई थी सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लिखो आप, सेकंड पॉइंट क्या था, मतलब क्यों भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ था, वही कारण है एक प्रकार से। दूसरा कारण लिखना आप, भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता,
भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंग्रेजों में ब्रिटेन में जो मजदूर थे वो अधिक पैसा मांगते थे, उसके मुकाबले भारत में कम मजदूरी पर लोग कार्य करने को तैयार हो जाते थे। तीसरा कारण क्या था पूंजीवाद के विकास का? तीसरा लिखो आप नेक्स्ट, भारत में बड़े बाजार का उपलब्ध होना, भारत में बड़े बाजार का उपलब्ध होना। चौथा कारण क्या था? ब्रिटेन में अत्यधिक औद्योगिक विकास होना, ब्रिटेन में अत्यधिक औद्योगिक विकास होना, ठीक है, क्योंकि भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हो चुका था। अब इससे ज़्यादा अगर वहाँ औद्योगिक विकास और करेंगे तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती। मजदूर सीधे नुकसान पहुँचाते कि इसको पूंजीपतियों को, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से बाजी पलट दी और उपनिवेश की तरफ चल दिए, और सबसे बड़ा उन्हें केंद्र कहाँ मिला? भारत, ठीक है। तो ये हो गए इनके कारण, क्यों मतलब ये आपका वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आप लिखेंगे ये हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि भाई इस दौरान निवेश कहाँ पर हुआ था? निवेश क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट एरिया कह सकते हैं, निवेश क्षेत्र कहाँ कहाँ पर निवेश किया था अंग्रेजों ने? तो पहले मैं आपको लिखा दूँ, फिर मैं इनको समझाऊंगा। सबसे पहला रेलवे, ठीक है, सर्वाधिक जो हुआ था रेलवे में ही हुआ था। यहाँ पर 5% लाभांश गारंटी भी थी। यहाँ पर लिखेंगे 2-3 बातें लिख देंगे इसके बारे में। सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ था अंग्रेजों के द्वारा? रेलवे में हुआ था। और दूसरा 5% लाभांश मतलब बेनिफिट की गारंटी। बताऊंगा अभी इसके बारे में क्या है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। दूसरा लिखेंगे आप रेलवे हो गया, चाय। तीसरा लिखेंगे आप नील। चौथा लिखेंगे आप नेक्स्ट क्या कहते हैं आपका बीमा कंपनी थी, बीमा कंपनी, ठीक है, क्योंकि बीमा कंपनी के क्षेत्र में भी इन लोगों ने विकास करा था। यातायात, ये ट्रांसपोर्ट, सड़क बनाने काम में विशेष रूप से सड़कों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे क्षेत्र थे, इन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट किया था। कैसे? अब देखो समझना मेरी बात को, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना। रेलवे सरकार ने गेम खेला, पहले कुछ समझ लेना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से। इसको मैं समझाऊंगा, पहले और समझना। कंपनी ने क्या करा, ब्रिटिश कंपनी ने जो विदेशी पूंजीपति थे कि भाई उनसे पैसा किस प्रकार से भारत में लाया जाए, है ना, किस प्रकार से पैसे का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाए जिससे अधिक से अधिक मुनाफा हो, ठीक है। उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है, और उससे कंपनी ने क्या करा, 1 करोड़ रुपये उधार लिया, 1 करोड़ रुपए के लिए उधार लिया, और इस 1 करोड़ रुपए पर 2 चीज़ें ब्रिटिश कंपनी इस व्यापारी को रिटर्न करती थी। क्या करती थी? एक तो इस पर ब्याज देती थी कि कुछ ब्याज भी देंगे, और दूसरा लाभांश देती थी, लाभांश बेनिफिट, जैसे कि रेलवे में मिलता था, ठीक है। जैसे कि उदाहरण समझो कैसे, मतलब 1 करोड़ का मान लीजिए 3% ब्याज है, 1 करोड़ का 3% ब्याज है, तो 3% का मतलब 1 करोड़ का मतलब 3 लाख रुपए हो गया, 3 लाख। और लाभांश रेलवे में कितना था? 5%। इसका मतलब ये था रेलवे में लाभांश का कि सर्वाधिक निवेश इसलिए हुआ था कि आप पैसा रेलवे में लगाओ, ठीक है, आपको इस बात से मतलब नहीं है हानि हो क्या हो, कुछ नहीं, आप जितना पैसा लगाओगे उसका 5% कंपनी आपको देगी ही देगी, 100% देगी। लाभांश की बेनिफिट की गारंटी लेती थी कंपनी कि कम से कम आपको 5% लाभांश तो मिलेगा ही मिलेगा, और इससे कम तो आप मतलब अब किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कंपनी को दिया रेलवे में लगाने के लिए, ठीक है, तो अब इसका 1 करोड़ का 5% कितना हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख किसको मिला? ये, और कुल मिला के कितना मिला? 8 लाख। तो उसको बिना कुछ करे धरे अंग्रेज व्यापारी को उसने 1 करोड़ रुपए कंपनी को दिया, और बदले में कितना? 8 लाख रुपए फ्री में ले लिया, 8 लाख रुपए फ्री में ले लिया। क्योंकि भाई भारत को क्या मिला? भारत को तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये रेलवे का किस में यूज करा जा रहा है? उद्योगों में, और उद्योग का बेनिफिट कौन ले रहा है? अंग्रेज। माल को, खाद्यान्नों से माल निकाला, लोहा निकाला, कोयला निकाला, ट्रेनों में भरा, कहाँ पहुंचा दिया? इंग्लैंड पहुंचा दिया। भारत को तो कुछ मिला ही नहीं इसके बदले, उल्टा भारत दे रहा है, तो 8 लाख रुपए और दे रहा है उल्टा। वो 1 करोड़ रुपए तो देगा ही देगा, उस पर 8 लाख रुपया और दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 3 लाख ही है, 5 लाख ही है, और भारत को इस 1 करोड़ का कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए आया, कंपनी ने खदान खुदवाई, वहां से माल निकाला, माल का पैसा मिला कंपनी को, वो अलग पहुंचाया वहां से, वो अलग,
ठीक है, और ये उल्टा भारत के राजस्व दिया जा रहा था। जो ब्रिटिश कंपनी भारत में पैसा कलेक्ट करती थी उससे ये 8 लाख रुपए और दिया जा रहा है, तो भारत को क्या हुआ, नुकसान। तो बड़ी मात्रा में भारत को नुकसान होने लगा। और भी मैं आपको बताऊंगा धन निकासी का सिद्धांत आपका चैप्टर है, तो वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार से भारत से पैसा इंग्लैंड को निकाला जाता था। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए। तो मैं ये बताना चाह रहा था 5% लाभांश गारंटी। चाय के बागान लगाए जाते बड़े बड़े, क्योंकि ये अंग्रेजों की जरूरत थी। तो अंग्रेजों की जरूरत की तो इन्वेस्टमेंट जो उद्योगपति थे, व्यापारी कहाँ करा, चाय में करा। नील की खेती में करा, नील की जरूरत थी उनके लिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा। बीमा कंपनियां, यातायात, तो इन सबसे भारत को कोई फायदा होने वाला था, कुछ नहीं, उल्टा नुकसान होता। जबरदस्ती चाय की खेती कराते, जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। मन नहीं है तब भी कराते, मार मार के कराते, लेकिन कराते। बात समझ गए। तो ये सब नुकसान हो रहा था भारत को, और इन सब की खेती के कारण, चाहे वो आपके चाय नील की खेती के कारण, है ना, भारत में क्या हुआ, कृषि का नाश हो गया। और भारत में जो खाद्यान्न हुआ करते थे, खाने की वस्तुएं, चाहे गेहूं चावल जो भी दालें फालें, वो सब क्या हो गई, खत्म सी हो गई, और भारत में भूखमरी की स्थिति आ गई। तो इतना अत्यधिक नुकसान हुआ था अंग्रेजों के इस उपनिवेशवाद के चरण से। मेरी बात समझ गए। तो ये थे, आपको लिख लेना आप इसको, रेलवे, चाय, नील, बीमा कंपनी, यातायात। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। अच्छा, अब एक की पॉइंट बनाकर लिख देना आप इसमें, और निवेश का हो गया, यहाँ पर नीचे लिखेंगे आप की पॉइंट बना करके। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। की पॉइंट बनाकर लिखना नीचे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, 2 क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों ने कभी निवेश नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक तो किसमें नहीं करा, सूती मिल में, या सूती वस्त्र उद्योग जो था उसमें। एक तो भारत में जो सूती मिल थे, जो सूती वस्त्र उद्योग था, उसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। और दूसरा जो इस्पात था, ठीक है, इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट करने से भारत में क्या होता, नुकसान हो जाता है ना। तो आप की पॉइंट बना के लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका। लिखो, अंग्रेजों ने कभी भी सूती वस्त्र उद्योग तथा इस्पात कारखानों में निवेश नहीं किया। ठीक है, अब निवेश क्यों नहीं किया, मैं ये आपको बात समझा दूं कि निवेश क्यों नहीं किया। देखो भाई, सूती कपड़ों का जो भारत में व्यापार था, जो भारत में उद्योग चल रहे थे, इससे ज़्यादा उनके उद्योग कहाँ थे, इंग्लैंड में थे, ब्रिटेन में थे। अगर वो भारत में सूती मिल को बढ़ावा देते, अगर वो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देते, तो ब्रिटेन में जो वस्त्र उद्योग था उसको हानि पहुंचती। इसलिए इन्होंने कभी भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस्पात कारखाना, क्योंकि ये कच्चा माल निकालते थे बस भारत से, अब उस कच्चे माल को कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड, और वहां से लोहे की वस्तुएं विभिन्न बनकर कहाँ आती थी, बाहर जाती थी। अगर ये इस्पात कारखाने को भारत में बढ़ावा दे देते, ठीक है, तो इंग्लैंड में जो इस्पात कारखाने लगे हुए थे, वहां को कच्चा माल कैसे मिलता, और अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो वहां का उद्योग क्या हो जाता, इनका इस्पात कारखाने का चौपट हो जाता। तो इसलिए इन्होंने सूती वस्त्र में और इस्पात उद्योग में कभी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें अंग्रेजों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो आपका सूती वस्त्र उद्योग में नहीं करा था, और आपका इस्पात कारखानों में नहीं किया था। और पूछेगा आपसे एक प्रश्न कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट अंग्रेजों ने कहाँ किया था, तो वो करा था रेलवे में, जिसमें 5% की गारंटी थी लाभांश की। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि कितने प्रतिशत लाभांश की गारंटी ब्रिटिश कंपनी द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को दी गई थी, तो कितने, 5% की। ठीक है, तो मैं मानता हूं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लिखवाया कम है, समझने वाली चीज ज्यादा थी इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो राजस्व व्यवस्था रहेगा, वो मजेदार टॉपिक है, जबरदस्त, वो फैक्ट भी है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, और वहां से प्रश्न भी खूब सारे बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक रहेगा भू राजस्व व्यवस्था। उससे पहले अगर आपको वीडियो आज वास्तव में अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। और भाई कमेंट करना ना भूलें। हाँ।